हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुलाम वंश। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है मध्यकालीन भारत की। तो जिसमें हमने इससे पहले वीडियो की थी मोहम्मद गौरी के बारे में, अरबों का आक्रमण वो हमने उससे पहले ही किया था, तुर्की आक्रमण, इस्लाम धर्म। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है मध्यकालीन भारत की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गुलाम वंश, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश का जो शासनकाल रहा वो देखिए, वो रहा 1206 से 1290 ईस्वी, इसका शासनकाल रहा था गुलाम वंश का। ये जो आप एरिया देख रहे हैं यह है गुलाम वंश, ठीक है, जहाँ जहाँ पर इन्होंने शासन किया था। मैप की सहायता से हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। गुलाम वंश जो था एक ही वर्ग में नहीं था, ये आगे जाके 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। काफ़ी अच्छी वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत होते हैं। तो चलिए फिर इसको अच्छे से हम करते हैं। तो सबसे पहले 1206 से 1290 तक दिल्ली के सल्तनत के नाम से जो सुल्तान जाने जाते हैं वो है गुलाम वंश, ठीक है। तो यहाँ पे गुलाम वंश का शासन रहा दिल्ली पर, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ये मोहम्मद गौरी के टाइम उसका गुलाम था, इसे मोहम्मद गौरी ने ख़रीदा था। बट हम सीरियल वाइज चल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। जो हम सीरीज़ कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की, बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहे हैं। तो उसमें भी मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया है कि कैसे कैसे ये उसका गुलाम था, इसे मोहम्मद गौरी ने ख़रीदा था। बाद में उसका विश्वास जीत कर, ठीक है, इसने मोहम्मद गौरी की पुत्री से विवाह किया और वहाँ का धीरे धीरे सूबेदार बना, फिर सुल्तान बना। सब उसमें भी बताया है मोहम्मद गौरी की जो वीडियो है, ठीक है। तो ये था गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। यद्यपि ये वंश नहीं थे, ये तुर्क थे जिन्होंने अलग अलग वंश बनाए, ठीक है। जो गुलाम वंश था और जो मोहम्मद गौरी था वो भी तुर्क ही था, लेकिन उससे अलग होकर ये बाद में गुलाम वंश ये बना। मतलब अगर देखा जाए ये सभी तुर्क थे, सभी मोहम्मद गौरी बाद में जो ये भी बने ये सब तुर्क थे, ठीक है। लेकिन अलग अलग होकर इन्होंने अपने अपने वंश बनाए। अगर ज़्यादातर देखा जाए तो इनको तुर्क ही कहा जाएगा। ये एक दूसरे के गुलाम ही थे, इन्होंने एक दूसरे से विद्रोह कर गद्दी प्राप्त की थी, ठीक है। गुलाम वंश की जानकारी मिनहाज उस सिराज द्वारा रचित पुस्तकें तबकात नासिरी में मिलती है, ठीक है। मिनहाज उस सिराज, ठीक है, इसके द्वारा लिखी पुस्तक में मिलती है। मिनहाज उस सिराज के बारे में आपको अच्छे से बताया है कि ये लेखक था, अलग अलग शासनकाल में ये अलग अलग पदों पे था तुर्की शासनकाल में, ठीक है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई भी कहा गया है। मिनहाज उस सिराज में कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई भी कहा गया है। तो यह था गुलाम वंश के बारे में छोटी सी इंट्रोडक्शन। आगे गुलाम वंश, ये तो यहाँ से देखिए मेन जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए गुलाम वंश के बारे में सबसे पहले देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हो गया जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। ये हो गया जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो वंश चला वो था कुतुबी वंश था। बाद में एक वंश आया इसके बाद शमशी वंश, उसके बाद आया बलबनी वंश। तो गुलाम वंश इस प्रकार 3 हिस्सों में बटा, ठीक है। पहला ये देखिए, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जिसने गुलाम वंश की एक्चुअल में स्थापना की, ये हो गया। उसके बाद दूसरा शमशी वंश, ठीक है। शमशी वंश के शासनकाल में क्या हुआ, तो इसमें जो था कौन था, शमशी इल्तुतमिश, ये देखिए इल्तुतमिश, तो ये इसका संस्थापक हुआ। बलबनी वंश के शासनकाल में जो संस्थापक हुआ वो था गयासुद्दीन, ठीक है, बलबन। इसने बलबनी वंश के शासन में इसका शासनकाल था, इसने यानी बलबनी वंश की स्थापना की। तो इन सभी राजाओं के बारे में, इनका शासन व्यवस्था के बारे में सभी को हम आगे करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहा। उसके बाद आराम शाह बना 1210 से 1211 में। फिर शमशी वंश आ गया, इल्तुतमिश, तो इसमें इल्तुतमिश था मेन, इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका शासनकाल ही एक था जो लंबा चला था 1211 से 1236 ईस्वी तक। उसके बाद आया रुकनुद्दीन फिरोज शाह, 1236 ईस्वी में इसने शासन किया। रजिया सुल्तान, ठीक है, 1236 से 1240 ईस्वी तक। फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक। फिर नसरुद्दीन महमूद
1246 से 1266 ईस्वी तक। फिर उसके बाद बलबनी वंश आ गया, गयासुद्दीन बलबन, 1266 से 1287 ईस्वी। फिर केकूबाद आ गया, 1287 से 1290 ईस्वी तक। फिर शमशुद्दीन आ गया, 1290 ईस्वी। तो ये था गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, जिसको हम आगे अच्छे से एक एक राजाओं के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में, उन्होंने कहाँ कहाँ पे राज्य किए, बिल्कुल अच्छे से मैप की सहायता से हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुतुबी वंश, ठीक है, 1206 से 1211 ईस्वी। तो देखिए, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली का सिंहासन मोहम्मद गोरी के हाथों में आया। तराइन को जो 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरे में गोरी जीता था, सब अच्छे से करवाया है। इससे पहले वाली वीडियो आप देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद जो दिल्ली का सिंहासन वो मोहम्मद गोरी के हाथ में आ गया था। भारत से लौटते समय वो भारत लौट गया। उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया कि लो तुम संभालो, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बोल दिया, क्योंकि इसका विश्वास पात्र बन गया था, जबकि इसने इसको खरीदा था, एक दास था, लेकिन इसका विश्वास पात्र बन गया था, तो इसको सूबेदार नियुक्त कर दिया, जितने भी इसने जीते थे प्रदेश। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर के स्थानीय निवासियों का अनुरोध कर वहाँ की सत्ता ग्रहण की। जो लाहौर के निवासी थे उसका इसने विश्वास जीता, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और वहाँ पे लाहौर का स्थानीय निवासियों का जब अनुरोध जीता तो उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से शासन का संचालन किया, ठीक है। तो बस यहीं से स्टार्ट होता है कौन सा, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लाहौर की जनता का विश्वास जीतने के बाद इसने गुलाम वंश की स्थापना की। और इसकी राजधानी पूछी जाएगी तो मेन आपने लाहौर बताना है गुलाम वंश में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखिए, 1206 से 1210 तक इसने जो शासन किया था। तो देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्कमेनिस्तान में हुआ था, जो कि आधुनिक कजाकिस्तान में है। ये मैप में देखिए, ये देखिए तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान जो आपको दिख रहा है ना, ये कजाकिस्तान देश में स्थित है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुआ था। उसके नाम का ऐबक जो वर्ड है, शब्द है, जिसका अर्थ था चंद्रमा का देवता, पूछा जा सकता है, ठीक है। कजाकिस्तान देश में तुर्कमेनिस्तान जो है, यहाँ देखिए, ये देखिए तुर्किस्तान, ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो तुर्किस्तान है, यहाँ पे इसका जन्म हुआ था। मैप से चीज़ें ये होती है ना, जब हम किसी चीज़ को मैप की सहायता से करते हैं तो वो हमें ज़्यादा समय तक रिमेंबर रहती है, याद रहती है, ठीक है। मेन लक्ष्य यही रहता है, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, कंटेंट अच्छा हो। बाकी पसंद आपको आए वीडियो तब लाइक करिएगा, ठीक है। उसके लिए कोई मतलब वो नहीं है, तब लाइक और तब सब्सक्राइब करिए, ठीक है, कंटेंट अच्छा होने के बाद, ठीक है। अगर जहाँ पे आपको कमियाँ लगती हैं वीडियो में तो आप उसको भी कमेंट में बताइए कि यहाँ पे इसमें कमियाँ हैं, हम उसे आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। प्रारंभिक जीवन देखिए, निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुफ़ी ने ऐबक को दास के रूप में खरीदा था, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले जिसने खरीदा था दास के रूप में, काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुफ़ी ने। काजी की मृत्यु के बाद ऐबक को गजनी लाया गया, ठीक है, जहाँ इसे गोरी ने खरीदा था। ये गजनी जो प्रदेश है ये अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। तो गोरी ने इसे खरीदा था बाद में, मोहम्मद गोरी ने। उसके बाद अपनी प्रतिभा और ईमानदारी से उसने गोरी के विश्वास को जीता, ठीक है। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसे अमीर अखूर यानी अस्पतालों का प्रधान नियुक्त किया गया। सबसे पहले जो इसे पद दिया गया, अस्पतालों का जो अस्तबल होते हैं जिसमें घोड़े रखे जाते हैं, उसका इसे प्रधान नियुक्त किया गया। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने ऐबक को भारत का सूबेदार नियुक्त किया। जब तराइन का जब दूसरा युद्ध हो गया ना, तो ये हुआ कि जो भारत में सत्ता थी तुर्कों की, वो दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली, अजमेर, तो इन सब जगह पर जो थे वो तुर्क आ गए। तो जब लगा कि हाँ, अपनी सत्ता सौंपने के बाद मुझे वापस चले जाना चाहिए, जब उसको लगा मोहम्मद गोरी को, तो यह वहाँ से वापस गया, ठीक है, वहाँ से चला गया भारत से, और जो ऐबक को सूबेदार नियुक्त कर गया, ठीक है, यहाँ का। लेकिन बाद में भी मोहम्मद गोरी आया था,
ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ये अब इतना अगर मैं मोहम्मद गौरी के बारे में आपको कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी उसी के बारे में। इससे अच्छा है कि आप इससे पहले की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो सभी वीडियो आ रही हैं 1 to 8 टच टू टच, ये जैसे किसी सीरियल की तरह आ रही हैं। सीरियल जैसे एपिसोड होते हैं ना कि हाँ, तो उस हिसाब से आ रही हैं कि इस सीरियल के बाद आगे क्या है, सीरियल के बाद आगे क्या है। तो हम पूरा ऐसे जो प्राचीन भारत का इतिहास में आपको करवाया है वो भी इसी प्रकार का है। एक जैसे टीवी शो होता है कि हाँ इसके बाद आगे क्या होगा, इसके बाद आगे क्या होगा, तो उस तरह मैंने इतिहास को आपको कवर करवाया है। तो मोहम्मद गौरी के बाद कैसे गुलाम वंश की स्थापना हुई, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसे इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, तो गौरी के बारे में करने से अच्छा पहले आप उससे वीडियो को देखिएगा जो इससे पहले वीडियो बनाई गई है, ठीक है, डाली गई है। आगे देखिए, 1197 में ऐबक ने गुजरात को लूटा और वहाँ के शासक भीमदेव को दंडित किया, ठीक है। किसने? ऐबक ने। इसने गुजरात को लूटा। देखिए, ये देखिए, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में इल्तुतमिश को भी खरीदा था। इल्तुतमिश का भी काफ़ी बड़ा इतिहास है, ठीक है, वो हम आगे करेंगे। इसने देखिए कैसा कैसा रहा। मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी को खरीदा, मोहम्मद गौरी ने खरीदा कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा इल्तुतमिश को, ठीक है। ये देखिए गुजरात, तो गुजरात को कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीता था, ठीक है। आगे 1202 में उसने बुंदेलखंड के राजा परम देव को परास्त किया तथा कालेंजर, महोबा और खुजराहों पर अधिकार किया, ठीक है। हालांकि उसकी राजधानी लाहौर ही थी। जितना भी इसने अपनी सत्ता चलाई है ना, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो लाहौर से ही चलाई, ठीक है। चाहे वो गुजरात तक जीता, लेकिन वो लाहौर से लड़ते लड़ते गुजरात तक उसने हर जगह जीत हासिल की थी। अब आगे देखते हैं राज्याभिषेक। देखिए, तो 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ। तो इसके वैवाहिक संबंध भी हम देखेंगे कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सिंहासन पर बैठने से पहले ऐबक ने अपने मलिक और सिपाल सलार की पदवी से संतुष्ट रखा। यानी जब ये बैठा सिंहासन पर, इससे पहले ये मलिक था और सिपा सालार था, ठीक है, लेकिन बाद में इसने राज्याभिषेक करवा के ये अपना राजा बना। कुतुबुद्दीन ऐबक के वैवाहिक संबंध देखिए कैसे रहे। अपना विवाह इसने किया तौजुद्दीन अल्दोजी के पुत्र के साथ, ठीक है। बहन नसरुद्दीन कुब्जा के साथ विवाह किया। बेटी का विवाह अपने ही दास के साथ किया था, इल्तुतमिश अपने दास के साथ इसने अपनी बेटी का विवाह किया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश को सरे-ज़ादार और अमीर शिकार का पद दिया, ठीक है। आगे देखिए, ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कर इल्तुतमिश को सरे-ज़ादार और अमीर शिकार का पद दिया। ऐबक ने बंगाल में केमार्जपुरी को भेजा। ये एक पर्सन का नाम है जिसने अलीम खां को वहाँ का सूबेदार बनाकर बंगाल को दिल्ली का सल्तनत बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार इसने अपने धीरे धीरे राज्य का विस्तार किया, ठीक है। पहले तो अपनी पुत्री का विवाह अपने दास के साथ ही कर दिया और उसे सरे-ज़ादार और अमीर शिकार का पद दिया और एक केमार्जरूपी को भेजा आगे बंगाल में, जिसमें अमीर खां को वहाँ का सूबेदार बनाकर, ठीक है, दिल्ली से सल्तनत को आगे बढ़ाया, ठीक है। वहाँ उसने अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया। यह है बंगाल, ठीक है। तो इस प्रकार इसने बंगाल पर अधिकार किया। ऐबक की उदारता और दानशीलता के कारण उसे लाख बख्श कहा गया और हाथियों का दान देने के कारण उसे पील बख्श भी कहा गया। आगे उसके दरबार में विद्वान हसन निज़ामी और फ़क़्हे मुदब्बिर थे, ठीक है। ऐबक के दरबार में, ठीक है, इसके जो विद्वान थे हसन निज़ामी और फ़क़्हे मुदब्बिर, ये इसके दो विद्वान थे। कुतुबुद्दीन, ठीक है। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार जो बोला जाता है इसने बनवाया था। तो वो देखिए कैसे कैसा रहा। कुतुब मीनार जिसे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में बनवाया गया था, इसका जो निर्माण कार्य शुरू करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब देखिए जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो आप देखिए कि कुतुब मीनार से कैसे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, किसकी याद में बनाया गया? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में बनवाया गया। प्रारंभ करने का कार्य जो शुरू किया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया जो इसका दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने
जो था वो इसका शुरुआत की थी बनाने की, लेकिन पूरा कुतुब मीनार को जो पूरा बनवाया बाद में वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसको याद रखना। 3 क्वेश्चन जो बनने के चांसेस बनते हैं एग्ज़ाम में। अब आगे देखते हैं, वजीर पद का जो प्रचलन हुआ ऐबक के शासनकाल में हुआ, यह भी इम्पोर्टेंट है। वजीर जो पद स्टार्ट हुआ था वो ऐबक के शासनकाल में ही हुआ था। फ़कीह मुदब्बिर ऐबक का पहला वजीर था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चुगान एक खेल है, तो खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हो गई थी। ये देखिए, तो ये तो चलो पोलो है, लेकिन इसी प्रकार का खेल था, तो उसने लाहौर में ही दफनाया गया। यानी जो इसका मकबरा है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो लाहौर में है। ठीक है, चौगान से घोड़े से गिरने से लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई थी। भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है तुर्कियों ने ही शुरू किया था। पोलो जो खेल है, जैसे गोल्फ नहीं होता, गोल्फ एक छोटी सा बॉल होता है, उसे एक बिल में मारा जाता है, तो उसी प्रकार जो पोलो का खेल होता है, ये घोड़े पे बैठकर उस बॉल को मारते हैं। तो इस प्रकार इसी सिमिलर खेल को खेलते हुए इसी प्रकार का कुछ खेल था जिसे चौगान बोला जाता था। तो उसे खेलते खेलते यह घोड़े से गिरा और इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य सेनापति, अचूक तीर अंदाज, साहसी और प्रभावशाली व्यक्ति था। इसने मतलब एक दास के रूप में रहते हुए मोहम्मद गोरी का विश्वास जीतने के बाद उसी की पुत्री के साथ विवाह करना और इतना बड़ा धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित करना, तो एक साहसी व्यक्ति का काम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उन व्यक्तियों में से था। अब आगे देखते हैं, आराम शाह। ऐबक की मृत्यु के बाद तुर्क सरदारों ने आराम शाह को लाहौर में 1210 ईस्वी में सुल्तान घोषित किया। उसके बाद आराम शाह बना। ठीक है, उसने उपाधि तो मतलब धारण की, सुल्तान महमूद शाह की उपाधि धारण की थी आराम शाह ने। 8 महीने के लिए ही था ये। ठीक है, तो इसने ये उपाधि धारण की थी। उसने अपने नाम की मुद्राएं चलवाई आराम शाह ने, पर वो एक नासमझ राजा था आराम शाह, यानी इतना प्रभावशाली नहीं था। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के नज़दीक जड़ नामक स्थान पर एक संघर्ष हुआ। ठीक है, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच, जिसमें आराम शाह को बंदी बनाकर हत्या कर दी गई थी। आराम शाह की बंदी बनाया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार ऐबक के बाद शमशी, जिसे इलबारी वंश भी कहा जाता है, का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके बाद शमशी वंश का जो प्रारंभ हुआ था, यानी जो इससे पहले कुतुबी वंश थे उसके 2 शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। अब इसके द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा शमशी वंश का प्रारंभ हुआ। इसको देखिए, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, तो शमशुद्दीन से ही शमशी वंश पड़ा। तो 1210 से 1236 ईस्वी तक कैसे इसका शासनकाल रहा वो देखिए। इल्तुतमिश का भी शासनकाल बड़ा ही था, बाकी उसके बाद छोटे छोटे शासनकाल आए। तो देखिए, सबसे पहले इल्तुतमिश का जो अर्थ है साम्राज्य का स्वामी, इल्तुतमिश का ये अर्थ है। ठीक है, तो शमशी वंश जो हम करने जा रहे हैं 1211 से 1266 ईस्वी, तो उसमें हम करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। 1211 से 1236 ईस्वी रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, रज़िया सुल्तान, मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, 1266 ईस्वी तक। अब इसको हम इससे आगे वीडियो में करेंगे शमशी वंश के बारे में। तो आगे देखिए, उसके पिता का नाम क्या था? इलाम खां इलबारी, जो कि जनजाति का सरदार था। इसके पिता का नाम था, शमशुद्दीन के पिता का नाम। 1197 ईस्वी में ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, ये आपको पहले ही बताया। ठीक है, दिल्ली में इल्तुतमिश शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास पात्र बन गया था। ठीक है, उसे सरेजहादार यानी शाही अंगरक्षकों का रक्षक नियुक्त किया गया था। किसे? इल्तुतमिश को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्योंकि विश्वास पात्र बन गया था, उसे अमीर शिकार का भी पद दिया गया था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया था, ये आपको पहले ही बताया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो देखिए, इसको जो जो उपाधियाँ मिली वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जिस सुल्तान आज़म की उपाधि इसने ग्रहण की, अमीर उल उमरा, ईश्वर की भूमि का रक्षक, ये उपाधि, सिक्कों का राजकुमार, गुलामों का गुलाम, मकबरों का प्रतिमा। तो ये सब उपाधियाँ अगर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो आंख बंद करके आपने बताना है इल्तुतमिश की ये उपाधियाँ थी। राज्याभिषेक देखिए, कुतुबुद्दीन की अचानक मृत्यु के कारण
हुए अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका था, क्योंकि वो आपको पहले ही बताया कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु थी चोगान से गिरते हुए हो गई थी। तुर्क अधिकारियों ने आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया, ठीक है, किंतु वह भी असफल रहा। फलस्वरूप ऐबक का दामाद इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, यहाँ पे गद्दी आएगा, गद्दी पर बैठा था, ठीक है। ऐबक का दामाद पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन बनते हैं क्रॉस करके वो देखिए कैसे बनेंगे। इल्तुतमिश, ठीक है, गुलाम वंश का सरदार बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में एसएससी में, तो बदायूं का सूबेदार था। अब आगे, बगदाद के खलीफा ने उसे सुल्तान आज़म की उपाधि दी, ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था, यह भी इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश प्रथम शासक था, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। आगे देखिए, विद्रोह। दिल्ली का सुल्तान बनते ही इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। उस समय राजपूत विद्रोह हो रहे थे, इसका उसने सामना किया। जालोर, रणथंबोर, ग्वालियर और दुआब तुर्कों के हाथों से निकल चुका था, ठीक है। दिल्ली पर मंगोल के आक्रमण का भी भय था। यह देखिए मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, बहुत अच्छे से आपको करवाई ये वीडियो, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का देखिए, इसमें भी एक छोटा सा टॉपिक है, छोटे में भी बहुत अच्छे से करवाया है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं जाके, तराइन युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध ये करवाया हुआ है। बाकी गोरी के आगमन, तुर्की आगमन, बहुत अच्छे से, यानी काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो है। अब आगे देखते हैं, विद्रोह को दबाने के लिए क्या क्या कदम उठाए इल्तुतमिश ने। तो सबसे पहले, क्योंकि इसने शासन भी काफ़ी लंबा किया, आज के टाइम जो इसने कदम उठाए, 40 अमीरों के बल का गठन किया, ठीक है। दिल्ली के अमीरों का दमन किया इसने, कि दिल्ली के अमीरों को कैसे संगठित किया जाए, क्या क्या चीज़ किया जाए। यलदोश और कुबाचा का दमन इसने किया, ठीक है, उनको कैसा किया, मतलब मनाना या उसको ठिकाने लगाना, ये सब चीज़ें थी। बंगाल के विद्रोहियों का दमन किया, ठीक है। जो 40 अमीरों का, दिल्ली, यलदोश और कुबाचा का, बंगाल के विद्रोहियों का इसने दमन किया। आगे देखते हैं, ये सभी प्रयास इल्तुतमिश के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए, जिससे उसका शासनकाल लंबा चला। देखिए, अब इन चारों के बारे में डिटेल में करेंगे हम, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। 40 अमीरों के बल का दमन। इल्तुतमिश ने विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए अपने 40 गुलाम सरदारों का संगठन किया। इसने एक संगठन बनाया अपने 40 गुलामों का, ठीक है, जिसमें 40 गुलाम थे, जिसे तुर्कम का नाम दिया इसने। इसमें योग्य और विश्वसनीय और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ये जो 40 गुलाम थे, सभी विश्वसनीय थे और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। दिल्ली के अमीरों का दमन। दिल्ली के अमीर इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। जो दिल्ली के अमीर थे, वो इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम षड्यंत्रकारी अमीरों का दमन किया, उनको पहले साइड किया, ठीक है, और सैनिक जागीरदारों को अपने कब्जे में किया, ठीक है। सभी तो ऐसे होते नहीं हैं, कुछ षड्यंत्रकारी ही होते थे कि जो इसका विरोध करते थे, कि वो अपनी चापलूसी, अपना सत्ता जमाने में रहते थे, ठीक है। तो सबसे पहले उसने इनको अलग से ठिकाने लगाया। अब आगे देखते हैं, यल्दीज और कुबाजा का दमन। 1215 से 1217 के बीच इल्तुतमिश को एल्दोज और नसरुद्दीन कबाचा से संघर्ष करना पड़ा। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने एल्दोज को तराइन के युद्ध में पराजित किया। 1217 में इल्तुतमिश ने कोबाजा से लाहौर छीन लिया, ठीक है, जिससे कोबाचा ने बाद में इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद बंगाल में विद्रोहियों का दमन। ऐबक की मृत्यु के बाद अली मदीन ने बंगाल में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र, कि मेरा शासन यहाँ पर रहेगा, तथा अलाउद्दीन की उपाधि ग्रहण की थी। इसके बाद उसका पुत्र इस्माइलुद्दीन ईवाज अधिकारी बना, ठीक है, उसमें गयासुद्दीन अजीम की उपाधि धारण की। लेकिन 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल में स्वतंत्र शासक हिमासुद्दीन ईवाज के विरुद्ध अभियान छेड़ा और इसमें ये विजयी रहा। तो इस प्रकार इसने चार मेन अभियान हैं इल्तुतमिश के, जो इसने छेड़े, और इस प्रकार इसने लंबे समय तक शासन किया। प्रमुख सैन्य अभियान देखिए इल्तुतमिश के क्या क्या रहे। वो सबसे पहले देखिए, इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंबोर को जीता, जो कि प्रथम शासक था रणथंबोर को जीतने वाला। तो सबसे पहले इसने रणथंबोर को जीता।
उस समय रणथंभौर ये राजस्थान का ही प्रांत है, उसको जीता। उस समय चौहान शासक वीर नारायण था वहाँ पे, लेकिन उसको पराजित कर इल्तुतमिश ने रणथंभौर को जीता। इल्तुतमिश ने जालौर के चौहानों से भी अधीनता स्वीकार करवाई। इतना इसका शासन रहा। सांभर, अजमेर और नागौर को अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, नागौर, जयपुर, अजमेर, ये भी सब राजस्थान से देख लिए, बिल्कुल सटे हैं, ये सब राजस्थान के ही ये सब ज़िले। सटे क्या है, मतलब ज़िले ही उसी के हैं। ठीक है, तो सांभर, अजमेर और नागौर को अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया था। 1231 में ग्वालियर के किलों को घेर कर वहाँ के शासक मंगलदेव को पराजित किया इल्तुतमिश ने। अंतिम अभियान इसका बमियान के विरुद्ध था। दिल्ली में 29 अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो गई थी इल्तुतमिश की। अब इसके कुछ शासन व्यवस्था के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे इल्तुतमिश का दरबार, तो इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने अरबी भाषा में सिक्के चलवाए थे। ये देखिए, अरबी भाषा में जो सिक्के थे इसने चलवाए थे। इसके सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था। इसके प्रमुख सिक्के थे। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाने की परंपरा को शुरू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप टिक मार कर लीजिएगा। ठीक है, टकसाल होता क्या, पहले ये जानिए। टकसाल का मतलब ये है जहाँ पे सिक्कों का निर्माण होता रहे, तो एक चिन्ह रहे कि कहाँ की जगह पे इस सिक्के का निर्माण हुआ है। जैसे एक सिक्का 1 रुपये का, तो कैसा पता लगेगा कि 1 रुपये का सिक्का का निर्माण कौन सी जगह पे हुआ है, तो उसको चिन्हित करने का जो काम है वो इल्तुतमिश ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, टोकों पर जिसे टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में भी प्रचलित इल्तुतमिश ने ही किया था। आगे समझते हैं ये है क्या, कन्फ्यूज़ आपने नहीं होना है। आगे मैं बताता हूँ कि टकसाल की चीज़ें कैसे हैं और इसका मतलब क्या होता है। उसके सिक्कों पर शिव के नंदी और चौहान घुड़सवार अंकित रहते थे। ठीक है, तो उसके सिक्कों पर ये भी सब चीज़ें अंकित थी। अब आगे देखिए, ये है टकसाल, भारत के टकसाल, ये देखिए। ठीक है, अब इससे आपका समझ में आएगा। बम्बई में जो सिक्का बनेगा, ठीक है, वहाँ पे ये निशान रहेगा। ठीक है, जिसे बोला जाता है डायमंड। कोलकाता में कोई सिक्का बनेगा तो उस पर कोई निशान नहीं रहेगा। ठीक है, हैदराबाद में अगर कोई सिक्का बनता है तो उसे स्टार रहेगा, ये देखिए, तो वहाँ पे स्टार मार्क रहेगा। ठीक है, नोएडा में अगर कोई सिक्का बनता है तो वहाँ पे डॉट रहेगा। ठीक है, ये भारत के 4 टकसाल एक्चुअल में हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जहाँ पे सिक्के बनते हैं, तो इसी को टकसाल बोला जाता है। सिक्कों पे चिन्ह रहना कि ये सिक्का कहाँ पे है। ये देखिए, ये डायमंड का है तो ये मुंबई में बना है। ठीक है, तो ये है टकसाल, इसको आपने ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, इल्तुतमिश का दरबार में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एकता व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। एकता व्यवस्था, अब इसके बारे में देखिए ये क्या थी। एकता का अर्थ था अरबी भाषा में भूमि। एकता व्यवस्था के अंतर्गत सैनिक और जो गैर सैनिक अधिकारी थे उनको नगद नहीं दिया जाता था, उनको भूमि दे दी जाती थी हर महीने वेतन के रूप में। ठीक है, सैन्य अधिकारी, गैर सैन्य अधिकारी और सैनिकों को नो कैश, सीधा भूमि, लैंड दे दो। ठीक है, भूमि दी जाती थी। उस समय नासिरी, अबू बकर बिन मोहम्मद रूहानी व नूरुद्दीन मोहम्मद मुख्य विद्वान थे इल्तुतमिश के। नूरुद्दीन ने लुबाब उल अलबाब को लिखा। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, इसलिए एग्ज़ाम को टफ बनाना तो कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लुबाब उल अलबाब को जो लिखा था वो लिखा था नूरुद्दीन ने। अब आगे देखते हैं इल्तुतमिश निर्माण कला। तो इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है कि जो गुम्बद की तरह जो इमारतें बनी हैं ना, स्टार्टिंग हुई है, वो इल्तुतमिश ने की हैं। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया था। यह भारत का प्रथम मकबरा कहा जाता है। ठीक है, इसका श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है क्योंकि जो गुम्बद निर्माण कला का पिता ही से कहा जाता है। मोहम्मद गोरी की स्मृति में इसने मदरसाए मुइज़ बनवाया था। ठीक है, अपने पुत्र की स्मृति में इसे नासरी मदरसा बनवाया। 2 मदरसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। मोहम्मद गोरी की स्मृति में जो मदरसा बना था उसका नाम है मदरसाए मुइज़। अपने पुत्र की स्मृति में नासरी मदरसा।
दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो हमने ऐबक किया, ऐबक ने भी जितना भी शासनकाल अपना किया था उसने लाहौर से किया था। यहाँ के तो उसके मरने का बाद भी उसे लाहौर में ही दफनाया गया। लेकिन इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया, ठीक है। इल्तुतमिश का मकबरा, इसका भी मकबरा फिर इसने दिल्ली को राजधानी बनाया, तो इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो कि एक कक्षीय मकबरा है। अब आगे देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान घोषित कर दिया गया, परंतु वह असफल रहा। इल्तुतमिश तो काफ़ी प्रभावशाली रहा, अभी तो उसके बारे में हम करके ही हटे हैं, लेकिन ये रुकनुद्दीन था वो असफल रहा। इसके शासन में असंतोष और विद्रोह प्रारंभ हो गए सभी में, ठीक है। इल्तुतमिश की एक बेटी भी थी जिसका नाम रज़िया था। रज़िया से तुर्क और अन्य लोग प्रभावित काफ़ी हुए। बेटा तो निकम्मा ही निकल गया, वो असफल रहा, लेकिन रज़िया थोड़ी थी कि हाँ उससे लोग प्रभावित भी हुए, जिस कारण 1236 ईस्वी में ही इसे सुल्तान घोषित कर दिया गया, रज़िया सुल्तान, ठीक है। रुकनुद्दीन जो था वो 1 साल भी शासन ना कर सका, यानी इस प्रकार ये असफल रहा। और जब ये इसका देखिए सुल्तान रज़िया सुल्तान के बारे में, 1236 से 1240 तक इसने शासन किया था। रज़िया दिल्ली की एक प्रथम महिला शासक थी, ठीक है। ये पहले और आखिरी भी यही है, पहली और अंतिम महिला शासक थी रज़िया सुल्तान। उसने सैनिक वेशभूषा को धारण किया, उसने पर्दा प्रथा को छोड़ा, ठीक है। वह एक पुरुष की तरह वेशभूषा धारण करती थी और टोपी पहन के दरबार में बैठती थी। रज़िया घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी, यानी बिल्कुल ही आदमी की तरह रहती थी। रज़िया के समय मिन्हाज को मदरसा नासिरी का प्रधानाचार्य नियुक्त किया था, ठीक है। ये प्रिंसिपल जैसे बोल सकते हैं, मेन जैसे होते हैं ना स्कूल में प्रिंसिपल, वैसे प्रधानाचार्य। तो मिन्हाज को मदरसा नासिरी का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था। उसकी हत्या 14 अक्टूबर 1240 में डाकुओं के द्वारा की गई थी, ठीक है। कई कवि और लेखकों ने यह कहा है कि रज़िया सुल्तान इतनी प्रभावशाली थी, अगर ये एक महिला ना होती तो इसका शासन बहुत समय तक रहता, क्योंकि ये बहुत बहादुर महिला थी, ठीक है। इसी महिला होने के कारण इसका वध किया गया था, ठीक है। बाकी दुश्मनी तो इसके अन्य लोगों के साथ थी, लेकिन इसी के कारण अगर ये महिला ना होती तो इसका बहुत प्रभाव रहता। कई इतिहासकारों ने ये बात कही है। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। तो ये देखिए मुइज़ुद्दीन बहराम शाह। रज़िया के पश्चात 1240 ईस्वी में बहराम शाह सुल्तान बना। वह नाम मात्र का शासन था। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह वो नाम मात्र का ये भी शासन इसका रहा। राज्य की शक्ति का जो संचालन था वो 40 गुलामों का दल करता था, यानी इसने सोच ही लिया कि जो मेरा 40 गुलामों का दल है वही करेगा, मतलब बेपरवाह किस्म का था, बिल्कुल रिलैक्स होने वाला, ठीक है। 1241 में मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा पंजाब पर आक्रमण के समय रक्षा के द्वारा भेजी गई सेना को बहराम शाह के विरुद्ध भड़का दिया गया, ठीक है, जो इसकी सेना भेजी गई थी, ठीक है। बाकी सेना वापस दिल्ली की ओर मुड़ गई। 1241 में तुर्क सरदारों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहराम शाह का वध कर दिया, ठीक है, और जो तुर्क सरदार थे उन्होंने बहराम शाह का वध कर दिया। आमिर तुर्क सरदारों ने बहराम शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद का अगला सुल्तान बनाया, ठीक है। फिर अलाउद्दीन मसूद अगला सुल्तान बना। अभी तक जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, शमशी वंश के ही बारे में कर रहे हैं, ये आपने ध्यान देना है। आगे देखिए अब अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसके देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। अलाउद्दीन मसूद जो था ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। तो ये गद्दी पर बैठा, ये नाम मात्र का ये भी शासक रहा। तुर्क सरदारों के दल का नेता जो था इसके समय वो था मलिक कुतुबुद्दीन हसन। ये उस समय तुर्क जो सरदार थे उनके दलों का नेता था अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में। शासन का जो वास्तविक अधिकार मुहज्जिबुद्दीन के पास था, ये भी इनके सेनापतियों में से एक था। मसूद शाह के समय दोबारा मंगोलों का आक्रमण हुआ। 1245 ईस्वी में मंगोलों ने उच्च पर अधिकार कर लिया था, लेकिन बाद में बलबन, यहीं से बलबनी वजह से स्टार्ट होगा। देखिए बलबन इनके शासनकाल में एक व्यक्ति था, तो बलबन ने अपनी सैनिक प्रतिभा से
मंगोल को भगाया और उच्च पर पुनर्धिकार कर लिया। इनके सैनिकों में से ही था। ठीक है। बलबन ने नसरुद्दीन महमूद और उसकी माँ के साथ मिलकर अलाउद्दीन मसूद को गद्दी से हटा दिया, क्योंकि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति था। ये तो भाई नाबाद का ही शासक था। 1246 ईस्वी में गद्दी से हटकर कैद कर लिया गया इसे, और जहाँ इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। किसकी? अलाउद्दीन मसूद शाह की इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि बलबन ने ही मेन राजनीति खेली थी इसको हटाने के लिए। अब आगे देखिए, नसरुद्दीन महमूद शाह 1240 से 1266 तक। बलबन ने अगर इसे गद्दी पे बैठाया तो मेन वो उसे रिमोट पे चला रहा था। ठीक है, क्योंकि उसने इसे गद्दी पर बैठाया था। तो 1240 में नसरुद्दीन गद्दी पर बैठा। वह कुरान की नकल करता था, यानी उसकी कॉपीज बना के उसको बेचता था तथा आजीविका को चलाता था। नसरुद्दीन काफ़ी अच्छा शासक रहा है अपने टाइम में, लेकिन ये ज़्यादा इसका अभी शासनकाल नहीं रहा। 20 साल तक तभी इसने शासन किया था। नसरुद्दीन खुद कहता था, मैं राज्य के धन को समय की विशालता पर खर्च नहीं करूँगा। खुद ये कमाता था, कुरान की नकल करता था, उसे बेचता था। ठीक है, खुद इसने कहा, मैं राज्य के धन को समय की विशालता पर खर्च नहीं कर सकता, मैं केवल राज्य का एक ट्रस्टी हूँ, इसने कहा। इसका जो विवाह हुआ बलबन की पुत्री नसरुद्दीन के साथ हुआ। उसकी पुत्री का भी नाम नसरुद्दीन था। तो बलबन की पुत्री नसरुद्दीन के साथ इसका विवाह हुआ। मिनहाज उस सिराज ने नसरुद्दीन महमूद पर तबकाते नासिरी लिखा। ठीक है, ये तो आपको बहुत पहले बताया, तबकाते नासिरी नसरुद्दीन महमूद पे ही लिखी गई है। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई। वह शमशी वंश का अंतिम शासक था। इसका कोई पुत्र नहीं था। इसका अगला जो उत्तराधिकारी बना, शासक बना, वो गयासुद्दीन बलबन बना, जिसने बलबनी वंश की स्थापना की। तो यहाँ से हुआ बलबन वंश का स्थापना। अब देखिए, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी। गयासुद्दीन बलबन इलबारी जाति का व्यक्ति था, जिसने एक नए वंश बलबनी वंश की स्थापना की। ठीक है, 1266 से 1287 तक बलबनी वंश का शासनकाल रहा। ठीक है, तो उसके बाद कैकुबाद का आया। उसके बाद यहाँ पे क्यूमर्स कर लीजिएगा, क्यूमर्स है। ठीक है, क्यूमर्स 1290 ईस्वी में उसने शासन किया। तो गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का नया सुल्तान बना। ठीक है, इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के उपरांत 1235 ईस्वी में इसे खरीदा था। इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था, एक दूसरे को खरीद, मतलब ऐसे ही सिस्टम चलता रहा, लेकिन वही आगे चल के इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बना, दिल्ली का सुल्तान बलबन बना। अब आगे देखते हैं तो बलबन की शासन नीति कैसे रही। तो देखिए, अलग अलग शासन काल में अलग अलग पदों पे रहा, वो पहले देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सबसे पहले देखिए, रज़िया सुल्तान के शासन काल में ये अमीर शिकार के पद पे था। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के शासन काल में अमीर आखूर था। अलाउद्दीन मसूद के शासन काल में अमीर हाजिब था। नसरुद्दीन महमूद के शासन काल में अमीर हाजिब था। ठीक है, उसके प्रशासन में केवल कुलीन व्यक्तियों को ही नियुक्त किया गया था। बलबन के शासन काल में बलबन ने 1279 ईस्वी में ख्वाजा नामक दीवानी अधिकारी को नियुक्त किया, जो इक्ताधारियों पर नियंत्रण रखता था। इक्ताधारी आपको पहले ही बताया, जिससे भूमि ट्रांसफ़र होती थी। ठीक है, तो इस पर यह नियंत्रण रखता था, ख्वाजा नामक दीवानी। बर्नी ने तरीके फिरोजशाही में बलबन के राष्ट्र सिद्धांत के बारे में विवेचना की है। तरीके फिरोजशाही में बताया गया है। ठीक है, बलबन के शासनकाल में राजस्व सिद्धांत के बारे में इसके बताया गया है। अब आगे देखते हैं, मंगोलों के प्रति इसकी क्या क्या नीति रही बलबन की। बलबन ने मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए संपूर्ण जो सीमांत प्रदेश थे, सीमांत मतलब जो इससे सटे प्रदेश थे, मंगोलों से सटे प्रदेश थे, उसे 2 भागों में बांटा। तो पहला भाग बड़ा पुत्र और दूसरा भाग छोटे पुत्र को दिया। पहले भाग में जो प्रदेश आए, मुल्तान, लाहौर और सिंध थे। दूसरे भाग में सुनम, समाना और उच, ये प्रदेश थे। तो भागों को 2 भागों में बांटा इसने मंगोलों से बचाने के लिए। उसके भाग में वित्त विभाग और सैन्य विभाग को अलग कर दिया गया। इससे पहले जो वित्त विभाग और सैन्य विभाग इकट्ठा था, तो वित्त विभाग को जो नाम दिया गया वो दीवारे विजारत नाम दिया गया। सैन्य विभाग का जो नाम था वो दीवाने आरिस था। यह भी इम्पोर्टेंट है, मंगोलों के प्रति जो इसकी नीति रही। अब आगे देखते हैं, सेना का संगठन देखिए। बलबन ने अपने स्थिरता को कायम रखने के लिए सेना का संगठन किया। अयोग्य सैनिकों को इसने पेंशन देकर मुक्त कर दिया। पेंशन देता था वो, ठीक है, लेकिन उसने योग्य सैनिक ही रखे। दीवाने आर्य, जिसे सैन्य विभाग की स्थापना की
और इमाद उल मुल्क, ये है इमाद उल मुल्क को सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया। सैनिकों की सेवा के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। इकता प्रथा वही जो था। गुप्तचर विभाग, ठीक है, बलबन ने सुचारू रूप से शासन चलाने की का श्रेय गुप्तचर विभाग को जाता है। पहली बार बलबन ने ही गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार है वो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। तो गुप्तचर विभाग की स्थापना बलबन के शासनकाल में हुई थी। गुप्तचर विभाग होता क्या था, ये देखिए। गुप्तचर विभाग का मतलब ये था कि अन्य जो राज्य हैं, जो हमारे सटे राज्य हैं, उनके राज्यों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें देखने का काम गुप्तचर विभाग का होता है। ठीक है, गुप्तचर विभाग का नाम वारिदे मुमालिक रखा गया और गुप्तचर का नाम, जो गुप्तचर होते थे उनका नाम बारिद था। उनको नगद वेतन मिलता था, यानी उनको ज़मीन नहीं मिलती थी। वो अपने बड़े पुत्र शहजादा मसूद की मृत्यु के सदमे में मर गया। ठीक है, जो ये था बलबन था, अपना बड़ा पुत्र शहजादा मसूद की मौत के में मर गया था। शहजादा मसूद जो कि मंगोलों से युद्ध करते हुए शहीद हुआ था। ठीक है, अब आगे देखिए केकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी तक। तो बलबन का पोता, ठीक है, के खुसरो अगला उत्तराधिकारी बना। इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो के खुसरो जब बना, परंतु सुल्तानों के मरते ही अमीर पुनः सक्रिय हो गए। अमीर थे, उनके में कुछ अमीर थे सुल्तान जैसे, तो उनका मतलब एक सिक्का चलता था तुर्क के शासनकाल में। तो ये फिर पुनः सक्रिय हो गए। उन लोगों ने के खुसरो को मुल्तान भेज दिया, ठीक है, गद्दी से हटाकर। उसकी जगह पर बुल्गा खां के अल्पयावी पुत्र केकुबाद को सुल्तान घोषित कर दिया। केकुबाद ने गैर तुर्क सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति नियुक्त किया। जलालुद्दीन खिलजी को, जिसने तुर्क सरदारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन तब भी इसने जलालुद्दीन खिलजी को नियुक्त किया अपना सेनापति, जो कि गैर तुर्क था, तुर्क नहीं था। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ। क्यूमर्स तुर्क अमीरों ने केकुबाद के बाद उसके नाबालिग पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया, लेकिन जलालुद्दीन उसका संरक्षण था, जो कि गैर तुर्क था। तो गैर तुर्क था तो इसका ईमान डोला। तो जब इसका ईमान इधर खराब हुआ तो इसने इसके नाबालिग पुत्र को ही क्या किया, अपहरण किया और उसकी हत्या कर दी। ठीक है, एक निश्चित समय देकर उसकी हत्या कर दी और इसने खिलजी वंश की स्थापना की, गयासुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो इस प्रकार ये थी हमारी वीडियो गुलाम वंश के बारे में। यहाँ से आपको पता ये लगना चाहिए कि जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो आएगी खिलजी वंश के बारे में। तो अगला वीडियो हम करेंगे खिलजी वंश के बारे में। इस्लाम धर्म का इतिहास, ये मध्यकालीन भारत की जो वीडियो है, सबसे पहली वीडियो ये है, क्योंकि जो भी हम करेंगे, तुर्क हो आक्रमण हो, अरब आक्रमण हो, जैसे कि अरबों का आक्रमण हो, आगे हम करेंगे मुग़ल का, तो सबसे पहले हमें जो ज़रूरी चीज़ है वो इस्लाम धर्म के बारे में पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये पहली वीडियो आपको आई थी। पहली वीडियो से देख के 3-4 वीडियो मध्यकालीन भारत की अपलोड हो चुकी है। बाकी प्राचीन काल का जो इतिहास था 43 या 45 वीडियो हैं। पूरी प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर की सीरीज़ हमारी साथ साथ चलती ही रहती है। तो इस प्रकार हमारा जो सारा सब्जेक्ट है वो चलता रहेगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स। मिलते हैं अब आगे वीडियो में।